नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। लगातार हम कोरोना की अपडेट आपको आपके पास सामने लेकर आ रहे हैं। इस समय पूरे दुनिया में 9.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। हिंदुस्तान में अब तक 2000 के लगभग 2100 के आंकड़े जो हमारे पास आए संक्रमित हुए हैं। अब तक 58 लोगों की जानें जा चुकी हैं जो नए अपडेट आए हैं। हमारे साथ उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। गोपाल शेट्टी जी को सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उत्तर मुंबई के पूरी जनता का उन्होंने पूरा एक पिता की तरह ध्यान दिया है। हर जगह पे, हर गली मोहल्ले पे जा करके इस कोरोना के संक्रमण जैसे महामारी के हालात में भी वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों के सामने जाके मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का हाल देख रहे हैं कि कहीं कोई आदमी हमारे क्षेत्र का भूखा नहीं रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। हालांकि स्थिति बहुत गंभीर है, संकट पूरे देश पर है। छोटी साहब, एक चीज़ आ रही है ऐसे हालात में, जब इस समय पूरे देश पर एक संकट आया हुआ है, ऐसे में सबसे पहले हम आपको डिबेट पे लेके जाने के पहले एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जो सोनिया गांधी ने पत्रकार वार्ता में कही है कि लॉकडाउन सही था, लॉकडाउन करना जरूरी था, लेकिन इसका तरीका गलत था। क्या बोले, थोड़ा सुनिए, इसके बाद हम उस पर आपका जवाब चाहेंगे। लॉकडाउन जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया वो भी केवल कुछ घंटों के सूचना पर उसने आम जनता को भारी दिक्कतें पैदा कर दी। जी गोपाल शेट्टी साहब, देखिए आप ये जो एक शीर्ष नेतृत्व जो ऐसा बोले तो कार्यकर्ता स्तर पर क्या मैसेज जाएगा लोगों में। लॉकडाउन के समय जब प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं, सुबह 9 बजे उन्होंने वीडियो संदेश देने के लिए भी बात कही है कि हर जगह पे हर लोग अपने अपने स्तर पर जाकर के लोगों को समझाएं, सारे धर्मगुरु जाकर समझाएं। ऐसे में अगर राजनीति होगी, जातिवाद होगा, संप्रदायवाद होगा, तो कोरोना से लड़ाई कितनी लड़ी जा सकती है। देखिए, एक तो इनको धन्यवाद भी देना पड़ेगा क्योंकि 8 दिन तो कम से कम चुप रहे हैं जी। और ये 8 दिन में मोदी जी ने और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर अपनी अपनी व्यवस्था खड़ी की है। अभी 8 दिन के बाद में अपने बुद्धि का परिचय देने के लिए आए हैं, तो मैं मानता हूं कि इनको अपनी बात कहने दो, आप लोगों तक पहुंचाइए। लोग ही तय करेंगे कि मोदी जी जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो सही है या कह रहे हैं वो सही है। इसलिए ये झमेले में हम ना पड़े तो ही अच्छा है। नहीं, पढ़ना तो सही, देखिए, लेकिन क्या साहब, देखिए, पढ़ना सही नहीं है, ठीक है आपका कहना, लेकिन लोगों के अंदर जो मैसेज, आज एक छोटी सी बात की कितना बड़ा अफवाह फैल जाता है कि इंदौर का एक वीडियो आप देखिए कि इंदौर में किस तरीके से इसको एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग लोगों के जरिए अफवाह फैला जाकर के डॉक्टरों पर हमला हुआ। क्या डॉक्टरों के अंदर हिम्मत पैदा होगी कि लोग जाकर इलाज करें उसका? जरा ये वीडियो देखिए आप, जरा इंदौर का वीडियो आपने देखा होगा, हम एक बार फिर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, देखिए वीडियो। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से एक डॉक्टर जब वहां पे चेक करने गए, स्क्रीनिंग करेंगे, उसके ऊपर हमला हुआ। मौके पर पुलिस थी, वो बच गए, नहीं तो उनका जान बचना भी मुश्किल था। अगर इसमें से एक भी डॉक्टर भीड़ के हाथ में चढ़ जाता तो क्या हालत होती। साहब बताइए, क्या ऐसे हालत में ऐसे उलझुल बयान देना सही है? नहीं, इसलिए बड़े नेताओं ने इस प्रकार के बयान देने से पहले 3 बार इसलिए मैंने कहा कि कम से कम 8 दिन चुप रहे, यही बहुत अच्छी बात रही क्योंकि 8 दिन में बहुत सारा व्यवस्था हो गया है और ये 8 दिन में लोगों को भी पता चल गया कि ये बीमारी कितनी भयंकर है और हमने किस तरह से अपना जान माल का रक्षा करना चाहिए, ये लोगों को पता चला है। और मैंने जैसे कहा कि अभी ये बाहर आ रहे हैं एक एक बड़े बड़े नेता और अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। अब लोग तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे समय पर डॉक्टरों पर इस प्रकार का हमला करना, ये तो इसके लिए मेरे पास निंदा करने के लिए कोई शब्द भी नहीं है क्योंकि पूरे देश भर के सभी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स बंद पड़े हैं। वो कैसे खोला जाए और लोगों को सुविधा किस तरह से दी जाए, उसके प्रयास में हम सारे लोग लगे हुए हैं। और ऐसे समय में डॉक्टरों पर इस प्रकार का हल्ला करके डॉक्टरों के मन में और एक डर का माहौल पैदा करना, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही गलत बात है और इसका खामियाजा हम सबको ही भोगना पड़ेगा। देखिए ऐसे, हाँ बोलिए।
साहब देखिए मैंने एक बात देखिए साहब कि अगर डॉक्टरों के ऊपर ऐसे एक हमारे पास जो तस्वीर आई वो आई है, यूपी से भी एक तस्वीर आई, एक आया जम्मू से भी वीडियो आया, इससे कि डॉक्टरों के साथ जो बदसलूकी हो रही है। आपने इसके पहले हमने आपके अब्दुल भातखलकर जी ने ट्वीट किया था, जो यहाँ के गृह मंत्री तक बात गई कि वहाँ पे एक MIM के विधायक के लोगों ने एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी की थी। इसके पहले एक वीडियो ऐसा आया था। तो इस तरीके से जो डॉक्टरों से दुर्व्यवहार हो गया, कल को डॉक्टर अगर चिकित्सा करने से अपना हाथ खींच लिए तो देश के ऊपर एक कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और ऐसे हालात में देश कैसे निपटेगा? मैं इसलिए कहा ना कि ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसका जितना भी हम निंदा करें उतना कम है। ऐसे संकट के समय पर जहाँ पर डॉक्टरों को हमने विश्वास में लेकर आगे चलना चाहिए, उसके बदले में अगर इस प्रकार की हरकत होती है तो ये बहुत ही गलत बात है। और ये वीडियो में जो लोग भी दिखाई देते हैं, मैं मानता हूं कि सरकार इन सारे लोगों को पकड़कर जहां पर उनकी जगह है वहां पर भेजने का प्रयास करेंगे। और तुरंत करके एक मैसेज देना पड़ेगा देश के लोगों को। और मैं मानता हूं कि जो स्थानीय प्रशासन है, जहाँ के हमारा नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो निश्चित इसके ऊपर बहुत गंभीरता से कदम उठाएंगे। नहीं, वहाँ से हमारे इंदौर से बात हुई है कि वहाँ पे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वायरल को जो मैसेज, गलत मैसेज का व्हाट्सएप का वीडियो वायलेंस किया गया, वो भी उनके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। ये मामला ठीक है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक तरफ जहाँ हम और डॉक्टरों को 14-14 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, उनको 5 स्टार होटलों में रखवा रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे हालात में अगर डॉक्टरों का मनोबल हम बढ़ाएंगे नहीं, एक तरफ जहां हम थालियां और ताली बजा करके, घंटे बजा करके हमको इनकरेज करते हैं, उनको कोरोना योद्धा बताते हैं, और एक तरफ हम अगर ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो ये एक काफ़ी निंदनीय बात तो है ही। आपके स्तर पे आपने एक हॉस्पिटल खोला है, वहाँ पे चिकित्सकों की क्या स्थिति है, और वहाँ पे चिकित्सा डॉक्टर कैसे आ रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और डॉक्टर जो हॉस्पिटल बंद हैं, जहाँ पर डॉक्टर बराबर समुचित नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे व्यवस्था आप कैसे कर पा रहे हैं उत्तर मुंबई में? नहीं, देखिए, हमने जो व्यवस्था वहाँ पर खोली है, वहाँ पर सिर्फ हम लोग फोन करते हैं, कुछ लोग सेंटर पर भी आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कामकाज चल रहा है, और लोकल डॉक्टर आ रहे हैं अटेंड में, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ये शुरू करने से लोगों के मन में एक विश्वास का वातावरण निर्माण हुआ कि वैसे बरेली से कस्तूरबा हॉस्पिटल बहुत दूरी पर है, जाने आने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, और म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में जाने से भी कतराते हैं। इसलिए ऐसे समय पर एक प्रिलिमिनरी चेकिंग जिसको कहते हैं, वो अगर नजदीक होता है तो एक लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलती है, और वो करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया है। उसका अच्छा प्रतिशत देखने के लिए मिल रहा है। सेठी साहब, एक बात हम पूछ रहे थे कि उत्तर मुंबई में कुछ आइसोलेशन वार्ड बनाने की प्रक्रिया पर भी आप विचार कर रहे हैं क्या? ना, आइसोलेशन वार्ड जहाँ पर हमने ये टेस्टिंग का शुरू किया है, वहीं पर फर्स्ट फ्लोर पे मुंबई नगर पालिका ने काम शुरू कर दिया है जी। वहाँ पर वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से शुरू होगा। अच्छा साहब, एक चीज हम आपको एक वीडियो दिखा, बोरीवली की एक तस्वीर है। ऐसे हर भाजी मार्केट में जहां पर सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक जब भाजी की दुकान खुलती है, तो वहां पे ऐसी भीड़ होती है कि एक दूसरे को धक्का लगाते हुए लोग चलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। यह मुंबई के लिए कितना भयावह स्थिति हो सकती है। ये वीडियो आप देखिए, का वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। ये वीडियो में भाजी मार्केट के सुबह की तस्वीर है, सुबह 7 बजे के हालात हैं। क्या ऐसे संकट से हम ऐसे जो हम भीड़ लगाएंगे, इसको रोकने के क्या प्रयास हो सकते हैं? अगर आप बोरीवली की करते हो तो बोरीवली में 3 दिन पहले स्थिति थी, अभी कॉर्पोरेशन ने वहाँ पर बंद कर दिया है जी। और जगह जगह पर हमने भाजी वगैरह मिले इसकी व्यवस्था है जी। बहुत ओपन एरिया बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा है, तो उसका उपयोग हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों के लिए भी एक सबक होगा हम सबके लिए। हम सब लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने मिलकर इन भाजी पाला बेचने वालों की कोई व्यवस्था खड़ी की नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमने ये बड़े बड़े सोसाइटियों में कंपल्सरी इस प्रकार के भाजी पाले व्यवस्था हो, इस प्रकार की हमने व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ऐसे मुश्किल और संकट के घड़ी में
किसी को भी परेशानी झेलनी ना पड़े। जी, ये सारे फेरी वालों के लिए हमेशा से आप लड़ाई लड़ते रहे हैं कि फेरी वालों को मैं एक उनका मार्केट बनाया जाए। मैं पहले दिन से इसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। ये सुविधा देने वाले लोग हैं, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। जी, मैं इसको इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। ये एक एसेंशियल सर्विस है भी है। एसेंशियल सर्विस है। जी, ये कहाँ से दूर दूर से नई मुंबई जाते हैं, दादर जाते हैं, वहां से भाजी लाकर हमारे घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बजाय ये कॉरपोरेशन और ये हमने बनाए हुए कायदे के वजह से ऐसे लोगों को हैरान परेशान करने का काम हम लोग हैं। तो मैं मानता हूँ कि समाज का एक अंग है, समाज की आवश्यकता है। इन सम्मान से अपना व्यवसाय करे ताकि इनका भी घर चले और लोगों का भी घर तक माल सामान पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्था हम सारे बुद्धिमान लोगों को आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है। जी साहब, इसको एक जहाँ पर सोशल मीडिया पे जो खबरें उड़ाई जा रही हैं या इसको हम बोलते हैं कि र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इस कोरोना को लोग एनआरसी और सीए से जोड़ करके भी लोग अब उलझुल बातें करना शुरू किए हैं। क्या ये घातक नहीं होगा देश के लिए? नहीं, देखिए, तरह तरह के, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने वाले लोगों के एक जमात है। ये लोग अपना काम समय समय पर करते रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था भगवान का शुक्र हम मानेंगे कि लोग आगे मेरे साथ चुप करें, बिल्कुल, और थोड़ा दिन अगर चुप रहेंगे तो होगी सारे भारत देश के समाज के ऊपर। और ऐसा अगर वो करते हैं तो इनको अनदेखा करना यही एक इसका इलाज है। और अच्छे लोगों ने अच्छा काम करते रहना चाहिए, इन सारे लोगों को अनदेखा करना चाहिए। धीरे धीरे समाज में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सारे लोगों की मानसिकता को लोग जान रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मीडिया ने भी ये सारे कोरोना वायरस के संकट के समय पर सब लोग एक साथ में होकर एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश भर के लिए देना प्रारंभ किया है। मैं मानता हूं कि ये परंपरा, ये सिलसिला हमको आने वाले दिनों में भी कायम रखने की आवश्यकता है, ताकि ये जो सो कॉल्ड लोगों का दिलो दिमाग खराब करते हैं तो वो कोई और नया काम ढूंढेंगे हमें। अच्छा साहब, एक चीज अभी आज की खबर आई है कि 3 दिन की बच्ची को कोरोना वायरस हुआ, 32 साल के युवक की मौत हो गई, 25 साल के युवक की मौत हो गई। कहाँ पहले इटली के में और अब अमेरिका की खबर आती थी कि बुजुर्ग लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है, ज़्यादा प्रतिशत मात्रा बुजुर्ग होती है। अब युवाओं पे भी अटैक करने का, और रियल में मौत हुई। जो इस मौत से वाकई में ये देखा जा रहा है कि ये जो धारावी में हुआ, ये किसी मुस्लिम हिंदू को नहीं देख रहा है, किसी उम्र को नहीं देख रहा है। ऐसे माला हालात में तबलीगी जमात में जो कहा गया कि मस्जिद मरने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मस्जिद में आओ, सोशल डिस्टेंसिंग मत बनाओ। एक जो भाग्य में मौलाना, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। ये क्या एक तरीके का, किस तरीके से देश का खिलवाड़ है, और ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में बहुत समय हमने गवा दिया है जी, और ये कोरोना वायरस में फिर एक बार इनका चेहरा, इनकी मानसिकता जनता के सामने आ चुका है। और मैं मानता हूं कि सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बहुत सक्षम है इस प्रकार के लोगों के साथ में डील करने के लिए। और मैं मानता हूं कि अब ये हमारा जो समय है, ये जो सही लोग हैं उनकी सेवा के पीछे हम लोग समय लगाए, और इस प्रकार के लोगों का समय आने पर उनका व्यवस्था करना है वो सरकार करेगी। साहब, जो शाहीन बाग का नेतृत्व कर रहे थे जुमई जी, उनका मैंने एक वक्तव्य सुना। उनका कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बना करके कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये ऐसे बयान देना, ऐसी बातें करना कितना सही होगा ऐसे में? देखिए, जो वर्तमान हालात को हम देख रहे हैं वो ये हमको बताता है कि मुस्लिम के सो कॉल्ड नेता लोग हैं, ये मुस्लिमों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं जी। और ये धीरे धीरे ये जो निजामुद्दीन का जो घटना हुआ है जी, उससे ये पता चलेगा, क्योंकि ये निजामुद्दीन में सारे मुस्लिम इलाके से सारे जो सो कॉल्ड लोग आए थे, सारे लोग इकट्ठा हुए और वहां से सब लोग अपने अपने मोहल्ले में रहे। ये कोई हिंदुओं के बस्ती में बहुत कम रहते हैं। ये सारे नेता जो है सो कॉल्ड, वो उनके बस्ती के लोग हैं, और वो उनके लिए कितना हानिकारक है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं मानता हूं कि पुलिस को और सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इनके समाज के लोग ही इनका व्यवस्था जो भी करना है वो करेंगे आने वाले दिनों में।
बिल्कुल। सब सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी वीडियो संदेश भेजने वाले हैं, जिसमें उनका ऐसा जो आशंका लगा रहे उसमें वो कहने वाले हैं कि सारे धर्म गुरु लोग अपने स्तरीय पर, ब्लॉक स्तर पर, शहर स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जा करके लोगों से मिल करके एकजुट हो। तो ये मिलने वाला सिलसिला कैसे शुरू होगा? फ़ोन के जरिए होगा या एक कमेटी एक जगह बैठक की जाएगी? इसका क्या मैसेज लोगों में आ रहा है, कैसे किया जाएगा काम? देखिए, प्रधानमंत्री ने सभी बातों को बहुत स्पष्टता से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। जी। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की जो बैठक ली वो किस तरह से उन्होंने लिया, सोशल डिस्टेंसिंग करके, वो भी आपको बताया है। जनता के साथ में किस प्रकार से हमने जाना चाहिए उसकी बात भी सारी डिटेल में बताई है। और मीडिया का फिर एक बार मैं शुक्रिया इसलिए करना चाहूंगा कि मीडिया ने ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाई है। एक अच्छी बात है कि मीडिया ने पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन कोरोना और प्राइम मिनिस्टर और वो राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर लगा दिया है। 8 दिन ये जो जमात है, जो दूसरे जो जमात की हम लोग आप जो बात कर रहे हो बार बार, उनसे आप लोग बहुत दूर रहे। यही कोरोना को भगाने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 15 दिन आप सरकार और सरकार के सारे पॉलिसीज प्रोग्राम को घर तक पहुंचाने का प्रयास करें और एक 15 दिन एक और बुद्धिजीवियों को आप आराम करने के लिए कहेंगे तो अच्छा रहेगा देश के लिए। जी, आप अपने उत्तर मुंबई के जनता से कितना खुश हैं, नाखुश हैं, उनका समर्थन कैसा मिल रहा है? लॉकडाउन के पीरियड में आप पूरा हालात देख रहे हैं, जनता, उत्तर मुंबई की जनता के प्रति आप क्या कहें? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी भी कुछ इलाके में कुछ आवश्यकता से ज्यादा लोग बाहर पड़ रहे हैं। जैसा बंदर पकाड़ी का एक एरिया से बहुत लोगों की शिकायत आ रही है। वसंत कॉम्प्लेक्स में अभी मुझे एक फोन आया, कुछ 10-15 लोग इकट्ठा होकर साथ में मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, कुछ कुत्तों को बाहर लेकर आके घुमाने फिराने का काम करते हैं। जैसा दैनंदिन जीवन में रहता है ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। थोड़ा 15 दिन के लिए हम लोग सब लोग का मानव बन जाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और पूरे मानव समाज के लिए अच्छा होगा। तो समझ में आ रही है बात लोगों में। 95% लोग प्रतिसाद दे रहे हैं, 2-5% लोग अभी भी अपने हरकत से बाहर आ नहीं रहे। मैं मानता हूँ कि पुलिस को हमने बता दिया है और प्रधानमंत्री ने भी पुलिस को कहा है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सख्ती से बरतों करके, और ऐसे सारे लोगों का वीडियो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन सारे लोगों का वीडियो देकर उनके ऊपर कार्रवाई करके उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे आने वाले। साहब, पुलिस की हमेशा कहीं न कहीं अवहेलना होती रहती है हमेशा, लेकिन आज कोरोना के इस दौर में पुलिस के जांबाज जिस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उसको देख करके आप उनके लिए क्या शब्द आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा और निश्चित पुलिस है, ये हमारे रक्षक है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। वो भी मानव जाति में से आते हैं। 95% अच्छा काम करते हैं। जैसे पॉलिटिशियन लोगों का एक जमात होता है, उसमें भी 2-5% लोग इस प्रकार करके पूरे पॉलिटिकल समाज को बदनाम करते हैं। वैसे ऑफिसर सर्कल में, पुलिस सर्कल में, सभी जगह पर इस प्रकार के 5% लोग काम करते हैं। बाकी अब 95% लोगों का बहुत ही अच्छा सर्विस लोगों को देखने के लिए मिलता है। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग मिलकर मानव जाति का सेवा करेंगे तो इससे बेहतर कोई सेवा हो नहीं सकती है। और भगवान ने ये सब परीक्षा का घड़ी ऐसा मैं मानता हूं कि इस परीक्षा में हम सब लोगों ने पास होने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि मेरी आवाज पुलिस तक भी पहुंच रही है, नगरजनों तक भी पहुंच रही है, और इसमें मेरी भी अगर कुछ खामियां होगी तो मैं निश्चित आपसे भी निवेदन करूंगा, नगरजनों से भी निवेदन करूंगा, वो मुझे बताए ताकि मैं भी अपने आप में जो जनता को सुधार की आवश्यकता है वो करने का प्रयास करूंगा। किसी ने भी ये समझने की आवश्यकता नहीं कि हम 100% परफेक्ट है। मैं जब 95% की बात लोगों के बारे में कहता हूँ तो मेरे में भी लागू है, तो मैं भी 100% नहीं हूँ। है ऐसा मैं मानता हूँ। साहब, एक बात लोगों के मन में जो शंका पैदा हो रही है कि कहीं 15 के 14 के बाद लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा तो नहीं, और लॉकडाउन मान लीजिए नहीं बढ़ा, क्या वाकई में कोरोना का भय लोगों से समाप्त हो जाएगा? लोग नॉर्मली अपना जीवन सामान्य तरीके से फिर जीना शुरू हो सकते हैं, या कब तक ऐसा होगा कि लोगों के अंदर से कोरोना का भय खत्म हो चुका होगा? कुछ अच्छा अंदाजा आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आप एक MP हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से आपका एक संपर्क होगा। उस नाते मैं आपसे एक सवाल जनता के मन में हो रहा है वैसे उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको एक हमारे बुजुर्गों की बात बताना चाहूंगा, जो साधु है, संत है,
सभी धर्म में, मैं को हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जी सभी धर्म में जो साधु संत है उन्होंने एक बात हमको सिखाई है कि वाइब्रेशन ताकत है, और वाइब्रेशन में जितनी बड़ी ताकत है, तो ये वाइब्रेशन के ताकत को इस्तेमाल करने का समय हमारे पास आ गया है। जी हम 15 तारीख के बाद में क्या होगा इसका चिंता अभी न करते हुए जी 15 दिन तक हमारे पास जो समय है जी उसमें हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करें कि इस संकट में से हम बहुत जल्दी बाहर निकले, इस संकट में बहुत से कम लोगों की हानि हो, कम से कम लोगों की परेशानी हो। इस प्रकार का एक प्रार्थना हम सब लोग मिलकर अपने घर में करते हैं तो इसमें से एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन निर्माण होगा, और ये वाइब्रेशन ही एक कोरोना को भारत देश से बहुत दूर भेजने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अभी हम 15 तारीख के बाद में क्या होगा उसका सोचने के बजाय 15 तारीख के पहले ही वाइब्रेशन के माध्यम से कोरोना को दूर भगाने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब, आपने जो जानकारियाँ दी, हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा हो, एनर्जी पैदा हो, और सब लोग अगर ऊर्जावान बनेंगे तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होती, एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा होगा कि कोरोना से जैसी तमाम बुरी शक्तियाँ इस देश से भाग जाएंगी। 15 के बाद क्या होगा, 15 तक हमें क्या करना है पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन देश एक जमाने में हम ऐसा सुनते थे कि एक संत कोई प्रार्थना करता था तो पूरे बारिश आ जाती थी। जी जी तो एक आदमी के प्रार्थना से अगर बारिश आ जाती है जी तो हम तो उतने बड़े नहीं है, लेकिन सब लोग मिलकर तो बड़े हो सकते हैं ना। जी हाँ, 130 करोड़ लोग अगर एक साथ में हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने अपने भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड से, भाई गुरु से, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी ताकत निर्माण, एक ऊर्जा उसमें से होगी, और ये कोरोना को भगाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। हम उत्तर मुंबई में इन्होंने हॉस्पिटल खोला है जहाँ पे लोगों की स्क्रीनिंग टेस्टिंग हो रही है, ताकि लोगों को टेस्टिंग दूर कराने नहीं जाना पाए। एक शंका लोगों के मन में जो रहती है वो दूर हो सकती है। इन्होंने अपने अपने स्तर पे अपने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि कोई गरीब भूखा नहीं रहे। सेंट्रल किचन का भी इन्होंने उद्घाटन किया, 4 सेंट्रल किचन खोला है गरीबों के लिए, जहाँ 10,000 लोगों को रोज़ खाना खिलाया जाता है। ये एक जो पैकेट कुछ गरीबों में इन्होंने जाके राशन इनके कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुँचाए गरीब लोगों में। तो इस तरीके से जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, उनकी भी हालत को देखते हुए इन्होंने काफ़ी मदद भी किया। तो ऐसे अगर लोग हैं, और उनका कहना है कि अगर हम 1.25 करोड़ लोग, पहले एक आदमी जो उन्होंने कहा कि एक महात्मा पूजा करते थे तो बारिश हो जाती थी, ऐसे 1.25 करोड़ लोग अगर देश की जनता, सारे धर्म गुरु, सारे धर्म संप्रदाय के लोग एकजुट होकर अपने अपने भगवान से प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना कोरोना के खिलाफ हो, तो कोरोना इस देश ही नहीं इस दुनिया से ही लापता हो जाएगा, ब्रह्मांड में नहीं दिखेगा, और इस देश को 15 के पहले ही संकट के दौर से यह देश निकल जाएगा। फिलहाल कोरोना के संकट से सरकार कैसे जूझ रही है और कैसे सरकार स्थिति को सामान्य में लाती है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कोरोना पर जो तबलीगी जमात का संकट है, यह एक गंभीर मुद्दा बनकर खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ तक जो खबर आ रही है कि अभी तक लगभग 9,000 लोगों की जो पड़ताल है वो सरकार ने लगा ली है, और सभी लोगों को क्वारंटाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो स्थिति नियंत्रण में आती हुई अब दिखाई दे रही है, और हमें लगता है कि 14 के पहले सरकार अपने पूरे स्थिति को काबू में कर लेगी। फिलहाल हम परिचर्चा को विराम देते हैं। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।